नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिनका ये मानना है कि आने वाले 10 सालों में जहां पर अभी सेंसेक्स खड़ा है, वहां पर निफ्टी को आप देख सकते हैं। आइए आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे साथ हैं रितेश पाठक साहब, जो कि हेड रिटेल बिजनेस मोतीलाल ओसवाल एएमसी से। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हर्ष। सर सबसे पहले ये थ्योरी समझाइए हमारे दर्शकों को कि सर कैसे कि जो लेवल्स आज सेंसेक्स के हैं, वो आज आने वाले 10 सालों में निफ्टी वहां पहुंच सकता है। इज इट पॉसिबल? हर्ष आप देखिए, अगर हर पिछले 2 दशकों में हम जाते हैं, 2004 में करीब 1700 पे निफ्टी था हम्म। और 5000 5,500 के आसपास सेंसेक्स था। हम्म। और अभी अगर हम देखते हैं तो अगले 10 साल में 2014 में जो निफ्टी था 6000 पे चला गया जी। और सेंसेक्स 22,000 पे चला गया। जी। अब उसके अगले 10 साल 2014 से 24 10 साल में हम्म। जो 22,000 सेंसेक्स और 7-6,000 निफ्टी था, वो निफ्टी हो गया 22,000 और सेंसेक्स हो गया 85,000। जी। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगले 10 साल में आप देखेंगे तो निफ्टी भी यहाँ से मोटा मोटा मान सकते हैं, क्योंकि देखिए निफ्टी को अगर यहाँ से सेंसेक्स बनना है तो मोटा मोटा उसको कुछ नहीं तो यहाँ से उसको 2 गुना 3 गुना बढ़ना है, राइट। और जब 3 गुना बढ़ना है तो इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो 12% का है। बिल्कुल ठीक तो है। हम जब कंपाउंडिंग का पावर देखते हैं तो जी। बहुत आसान बन जाता है, बट हम जब एब्सोल्यूट देखते हैं तो हमको बहुत बड़ा नंबर लगता बड़ा है। मुझे लगता है। तो और पास में भी हुआ है हमारे देश में, पिछले 2 दशकों में अमूमन 11-12% से जो ग्रोथ हुई है इंडेक्स में, और वो निफ्टी बिकम सेंसेक्स, और यही अगले 10 साल में होने वाला है, निफ्टी बिकम सेंसेक्स। सेंसेक्स सर, ये तो आपने क्लैरिटी दे दी, लेकिन एक चीज और है सर, क्योंकि जिस तरीके से हमारा जो इन्वेस्टिंग लैंडस्केप है वो जी बदल रहा है सर, तो ऐसे जी में बहुत सारे विकल्प आते हैं। पीएमएस आ गया सर, एआईएफ आ गया, एसआईएफ आ गया सर, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड तो है ही है। जी जी। जहां पर सर एक डाइवर्सिफिकेशन दिखता है, एक विकल्प दिखता है, तो वहाँ एक कंफ्यूजन भी दिखती है हाँ निवेशकों जी। के बीच में। सर इसको किस तरीके से देखा जाए और दूर किया जाएगा कंफ्यूजन है तो? तो हर्ष आप देखिए, एक आम आदमी जो है जी। उसको अगर निवेश करना रहता है हम्म। तो उसके लिए जो उसकी पहली सीढ़ी है हम्म। वो है म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें उसको मैनेज उस तरीके से किया जाता है। सेबी ने बहुत सारे उसमें अच्छे तरीके से रेगुलेशन लगाए हुए हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही सेफ तरीका है फाइनेंशियल मार्केट को पार्टिसिपेट करने का। जी। लेकिन जैसे जैसे आपके पास पैसे बढ़ते हैं जो आप निवेश करना चाहते हैं, जी। तो आप कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट दे कोशिश करते हैं जो आपको कुछ यूनिकनेस दे सके। जी। जैसे एग्जांपल मानिए कि अगर आपके पास 50 लाख 1 करोड़ निवेश करने के लिए है, जी। तो फिर आपको बहुत ही आप बोलते हैं फोकस पोर्टफोलियोज आते हैं, जी। जिसमें थीम्स जो होती है वो भी बहुत चुनी हुई होती है। जी। और उसमें मैनेजर जो होता है वो एब्सोल्यूट रिटर्न ट्राई करता है। एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब होता है कि वो नहीं देखता है कि इंडेक्स कहा जा रहा है, वो देखता है कि मैं कौन से ऐसे स्टॉक चुनूं, कौन से ऐसी कंपनियां चुनूं जिनका लंबे समय में ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है। जी। और इसमें अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो एआईएफ और पीएमएस आपको हेल्प करते हैं। एआईएफ में एक और चीज़ होती है, जी। आपको विकल्प और भी मिल जाते हैं। जनरली म्यूचुअल फंड और पीएमएस जो है वो निवेश करते हैं जो लिस्टेड कंपनीज होती है, जी। लेकिन एआईएफ में आप अनलिस्टेड में भी निवेश कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन रहता है। तो सर रिटेल के लिए तो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड इज बेटर? रिटेल के लिए क्योंकि उनके पास अगर जो पूंजी है निवेश के लिए जी। सीमित है, तो म्यूचुअल फंड के लिए बहुत बेहतर है। जैसे आपकी पूंजी बढ़ेगी तब आप जाके पीएमएस और एआईएफ में आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर, क्योंकि एक जब भी हम किसी से बात करते हैं कि चलिए आपके म्यूचुअल फंड में एफडी से बेटर रिटर्न आता है, 12% तो आपका कहीं नहीं जाने वाला, इस तरह की चर्चाएं निकल कर आती है। क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 18% 19% भी किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? देखिए, पहली बात आप सोचिए कि लोग क्यों बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प है एफडी से। जी। उसका पहला कारण है कि हमारे देश में जो महंगाई दर है जी। वो करीब है 5% 6% कर मूव करती है। ओके। अभी थोड़ी कम चल रही है पिछले कुछ समय से, पर मोटा मोटा हम 5-6% पे हम लोग, हमारा इन्फ्लेशन महंगाई दर रहती है। जी। अगर आप एफडी में निवेश करते हैं आपको 6-7% बैंक के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्स की लिमिट ज़्यादा है तो आपके पास हाथ में बचता है 4.5% 4%, जो भी आपका इनकम टैक्स कटने के बाद। तो मतलब आपकी जो पैसे बन रहे हो वो इन्फ्लेशन महंगाई दर से भी कम है। तो रियल रिटर्न तो नेगेटिव हो गया। जी। रियल रिटर्न होता है कि आप टैक्स और इन्फ्लेशन माइनस करके देखिए आपके जी। कितने पैसे बने। जी। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड का पिछले 2 3 4 5 दशकों से आप देखेंगे, अमूमन म्यूचुअल फंड और मार्केट, इक्विटी मार्केट की बात करते हैं, इक्विटी मार्केट में अमूमन उन्होंने 13 से 14% का पिछले समय में दिया है। और आने वाले समय में उम्मीद इसलिए की जा सकती है, हमारे देश में जो
ग्रोथ जीडीपी का ग्रोथ है वो हम्म। करीब 6-7 7.5% है। इन्फ्लेशन आप 3-4%, तो बेस ग्रोथ 7.5 11-12% की बेस ग्रोथ होनी चाहिए हमारे देश में। जी और इसमें अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर एक बेहतर सटीक पोर्टफोलियो बना सकते हैं तो ग्रोथ उससे ज़्यादा भी पॉसिबल है और पास में हुई भी है पास में फंड्स में। हुई भी है सर। सर क्योंकि 2026 का आगाज होने जा रहा है सर, ऐसे में आप किस तरीके की कॉर्पोरेट इंक की ग्रोथ देख रहे हैं यहाँ पर? पिछले कुछ समय से हमने देखा था कि क्वार्टर्स और वन वाई बेसिस पे भी देखें तो बहुत ज्यादा लुक्रेटिव डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली नहीं जी सर। जी। अब कैसे देख रहे हैं आगे की स्थिति आप? सो देखिए, जब हम लोग म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं तो पहली चीज़ है कि हमको एक होता है इंडेक्स फंड, जी जहाँ पे आप इंडेक्स में निवेश कर लीजिए जी और आप शांति से बैठिए, आपको कुछ और नहीं देखना है। जी दूसरा होता है एक्टिव फंड। जी और एक्टिव फंड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मैनेजर के पास वो जिम्मेदारी होती है जी कि एक ऐसे कंपनी का पोर्टफोलियो बनाए जी जो कि मार्केट से बेहतर करे। जी सो एग्जाम्पल तौर में आपको मैं बोलता हूँ कि मैं पिछले क्वार्टर 2 का अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे जी तो स्मॉल कैप कंपनी का 37% रहा था जी। ईयर ऑन ईयर, मिड कैप का सर 27%। क्वार्टर 2 की बात कर रहे हैं? क्वार्टर 2, क्वार्टर जी 3 नहीं, क्वार्टर जी 2 हाँ जो गया जी था, क्वार्टर 3 क्वार्टर 2 अभी भी कुछ रिजल्ट बाकी है तो उसमें जी मैं कमेंट नहीं करूंगा जी मैं। जी और निफ्टी 100 का मोटा मोटा 9-10% था। जी और फिर निफ्टी 50 का 3% ऐसे कुछ जी आसपास था, मोटा जी रफली नंबर। तो इसमें आप देखिए कि भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। हम्म स्मॉल कैप कंपनी शायद वॉलेटाइल ज़्यादा होगी, पर लंबे समय में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर वो बेहतर करे तो आप ज़्यादा भी उसमें कमा सकते हैं। हम्म तो मुझे लगता है कि चूंकि एक साल ऐसा गया जहाँ पे निवेशक के रिटर्न बने नहीं है ज़्यादा इस जी मार्केट में, तो आने वाले समय में हमको लगता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट बने रहेंगे। और हम्म हमने ये भी देखा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है उसमें एक साल होता है 20-25% भी देता है, अगले साल हो सकता है जीरो भी देते हैं, हाँ पर आपका तभी आपका रिटर्न एवरेज हो जाता है। हम्म तो लंबे समय में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाएंगे तो हम्म रिटर्न बेहतर बनेंगे। क्योंकि आप अगर हर्ष आप देखिए कि 2000 कोविड के बाद हम्म 2021 और 22 में जी मार्केट में काफी तेज चलाई थी। तेज है 2023 में थोड़ी गिरावट थी, जी 24 बहुत अच्छा गया, जी 25, लेकिन अब चालू 4 सालों को जोड़ देंगे जी तो मोटा मोटा 25% का मार्केट का एवरेज ग्रोथ था। जी तो अगर आप 4 साल को देखें तो बहुत अच्छा लगता है, पर एक एक साल में बांट देंगे तो जी। हो सकता है कि हाँ ग्रोथ स्लो भी होती है। तो सर नई वेव ऑफ ग्रोथ जो है, अगर हम लोग इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो वो कहाँ से आती हुई दिख रही है आपको? देखिए, अगर आप मैं आपको 2 भागों में से बांटता हूँ। जी पहला भाग है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ कहाँ पे आएगी। जी तो मुझे लगता है इंडस्ट्री में ग्रोथ आ सकती है जो नए नए थीम्स उभर के आ रहे हैं गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स के कारण। जी जैसे कि आप ईएमएस इंडस्ट्री देख लीजिए, जी आप ये जो नया न्यू एज प्लेटफॉर्म कंपनीज आ रही है। जी हमने देखा है कि हेल्थ केयर में हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। जी कैपिटल मार्केट, जी जिसमें कि आपके एएमसीज, आपके एक्सचेंज डिपॉजिटरीज आ जाते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है क्योंकि ज़्यादा लोग इक्विटी में निवेश जी कर रहे हैं। जी तो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिख रही है। और ये ट्रेडिशनल जो पिछले 2 दशकों में हमने देखा था कि आईटी सर्विसेज, बैंकिंग, जहाँ पे वैल्यू माइग्रेशन दिखा हम्म हमें और काफ़ी ग्रोथ हुई। तो अब हम्म ये ग्रोथ नए नए थीम से आ रही है। जी म्यूचुअल फंड में ग्रोथ के 3-4 बिंदु हैं। जी पहला ग्रोथ आएगा आपका म्यूचुअल फंड में, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में सिर्फ 5 करोड़ लोग निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में। जी हमारी पर कैपिटा इनकम इस साल के अंत तक करीब $2,800 के आसपास होगी। हम्म तो लोग के पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। हम्म जो नया जनरेशन आ रहा है वो प्रेफर कर रहा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट बजाय जो 2 दशक पहले हम देखते थे। जी सो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में जो है नंबर ऑफ कस्टमर्स क्लाइंट्स है म्यूचुअल फंड के जी 5 करोड़, ये 8-10 करोड़ हो जाएंगे। जी तो यहाँ से आपके बहुत नए इन्वेस्टर जुड़ने वाले हैं। जी दूसरा ग्रोथ आएगा जो बहुत नए नए तरीके के फंड आ रहे हैं जी जो सबकी जो आपकी ख्वाहिश है कि आपको कुछ अलग निवेश चाहिए उसको पूरी करते हैं। एग्जाम्पल जैसे एआईएफ्स है, तो हम्म अगर किसी को ऐसे जगह निवेश करना है जो कि लिस्टेड के बियॉन्ड भी आप अपॉर्चुनिटी है, वो भी पॉसिबल है। जी आप रियल स्टेट में करना चाहते हैं, वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। हम्म पीएमएस के माध्यम से आप ओनरशिप चाहते हैं स्टॉक के पोर्टफोलियो में, वो भी आपके पॉसिबल है। प्लस एसआईएफ ऐसे कैटेगरी आई है जिसमें आप जैसे लॉन्ग शॉर्ट फंड होते थे जो कि रिस्क एडजस्ट रिटर्न देते थे, हम्म अब इससे ऑल्टरनेटिव था म्यूचुअल फंड में आ गई है। टैक्सेशन का फायदा होगा म्यूचुअल फंड में, तो ये कैटेगरी मुझे लगता है कि आने वाले समय में बेहतर करेगी। तो आपके जो 3-4 ऐसे कारण हैं, हम्म मुझे लगता है कि जो म्यूचुअल फंड प्लस जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है मैं बोलूंगा, जी इसके ग्रोथ बहुत तेज होने वाला है। और प्लीज एक ध्यान में रखिए कि हिंदुस्तान में सेविंग का हम्म 4.8% ही पैसा हम्म इक्विटी को जाता है, हाउस होल्ड सेविंग का। जी
यही यूएस में नंबर 48 से 50% है। अच्छा, तो हमने तो अभी सिर्फ स्क्रैच किया सर स्क्रैच इसको। किया सर, बिल्कुल सर। और आप आंकड़ों की बात करें, थोड़ा बहुत आंकड़े मैं भी इधर निकालता रहता हूँ। हालांकि आपके सामने तो स्टूडेंट है हम लोग, लेकिन क्योंकि मैं देखा था सर 26,270 जब बाजार ने हाई लगाया था, और अब जो हाई लगाया 325 का, उसके बीच में अगर जो सबसे सेक्टर ग्रोथ देखने को मिली वो यहीं पे कैपिटल मार्केट्स की ही जी रही, और उसमें जी बीएससी ने सबसे शानदार रिटर्न दी। जी तो जी। आप ईएमएस की भी बात कर रहे थे सर, ईएमएस में लेकिन सर बहुत ज्यादा ग्रोथ पिछले कुछ समय में स्टॉक्स में बहुत मल्टीबैगर स्टॉक देखने को मिली है। आपका मानना है कि अभी भी यहाँ पर सस्टेन कर रही है ग्रोथ आने वाले दिनों में? हमको स्टॉक प्राइस को 2 मिनट के लिए अगर हम हटके हम ये सोचे कि एक ये कैटेगरी क्यों ग्रो करे। जी। तो एग्जांपल जैसे मैंने बोला ईएमएस हो गया हम्म। या रिन्यूएबल्स हो गया। हम्म। अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक कैपेसिटी बिल्डअप करने का टारगेट रखा है 2030 तक, जी। करीब 500 गीगावाट का। जी। उसके लिए सोलर और विंड एनर्जी विल बी की। जी। अ, अगर किसी बाहर की कंपनी को हिंदुस्तान में आना है जी। और अपना बिजनेस सेटअप करना है, जी। तो वो इन कंपनियों से टाई अप करते हैं, जी। ईएमएस कंपनी से, और उनको उससे फायदा होता है। जी। अब आने वाली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो सपोर्ट कर रही है। अभी आप देखिए जैसे हिंदुस्तान में पहले मोबाइल फोन्स जी। आज से 10 साल पहले बहुत कम बनते थे। बहुत। अभी आप देखिए एप्पल भी फोन, फॉक्सकॉन भी बना रहा है। जी। अभी बात चल रही है शायद पिक्सल फोन इंडिया में जी। बनेंगे। जी। तो दे नीड अ इंडियन हेल्प, आई मीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू सपोर्ट। जी। तो इलेक्ट्रॉनिक, और आपको लैपटॉप बनाने हैं, आपको रेफ्रिजरेटर्स बनाने हैं, जी। हिंदुस्तान में बहुत अच्छी कंपनी है जो ये काम कर रही है। जी। और हिंदुस्तान में आपको नंबर दे देता हूँ, करीब 70% हमारे घरों में जी। एयर कंडीशनर। जी। यही नंबर अगर आप थाईलैंड, चाइना देखते तो ये 50%, 70%, 80% भी है। जी। अब कौन बनाएगा ये? जी। तो भाई बाहर की कंपनी आएगी, हम्म। उनको भी सपोर्ट चाहिए। जी। तो ईएमएस कंपनी को यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ मिले। ठीक उसी तरीके से अगर पावर जनरेशन बढ़ाना है, जी। हमको बेसिक जो हमारा काफी कुछ बहुत ज्यादा हमारा इंपोर्ट जो होता है ऑयल क्रूड का होता है, जी। उससे डिपेंडेंसी कम करनी है कम हमको। करने। तो हम कैसे करेंगे? बाय रिन्यूएबल पावर्स में ज्यादा फोकस करके, गवर्नमेंट का है, जी। उसको फायदा होगा। गवर्नमेंट ने भी बोला है डिफेंस प्रोडक्ट में हम इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जी। जो हमारे देश की कंपनी उसको फायदा मिलेगा। जी। तो आप जितने भी सेगमेंट देखेंगे, जी। जैसे हमने बात की है, इवन ईवी आप देख लीजिए, जी। ज्यादा से ज्यादा ईवी गाड़ियां बनेगी। जी। तो ये जो पूरा नए नए क्षेत्र है जो पिछले समय से उतना अच्छा नहीं किए या जी। उतना प्रोमिनेंस में थे ही नहीं थे बेसिकली, नहीं सर। तो उसको फायदा। और कैपिटल मार्केट की आपने बात की, तो एक्सचेंजेस देख लीजिए, डिपॉजिटरी देख लीजिए आप, आरटीएस के फिन जो कंपनी है सारी, जी। जो कैपिटल मार्केट में वो क्षेत्र है, जी। तो ये क्षेत्र काफी बेहतर करना तो चाहिए। सर के मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर, क्योंकि आपसे सवाल इसलिए क्योंकि इस ग्रोथ के जब भी मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, क्योंकि अभी भी आपने भी बोला कि सर आने वाले कई सालों में ये जो थीम है वो आगे सस्टेन करेगी, ग्रोथ दिखा सकती है, तो क्या ये म्यूचुअल फंड के हिसाब से, क्योंकि थीम के लिए साफ तौर पे कहा था कि साइकिल होती है और एक बार बिल्कुल है, साइकिल घूमती है तो फिर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। तो सर क्या किया जाए यहाँ पे? क्या मैन्युफैक्चरिंग पे बैट लगाया जा सकता है निवेश को? देखिए 2010 में, 2000 में, सन 2000 में किसको बोला होता आईटी में पैसा डालो, जी। तो बोलता आप मूर्ख हो। जी। वो बोलता है कि नहीं यार देखो, का तो बर्स्ट हो रहा है पूरा हाँ। आईटी में, दुनिया में नहीं पैसा नहीं लगाता। नहीं। तो जब हम आज खड़े होते हैं और हमको अगला दशक में वो थीम अगर देखनी कौन सी बेहतर कर सकती है, जी। हम ज्यादातर रिसेंसिव बायस से ग्रस्त होते हैं, हम आसपास जो चला उसी पे ध्यान देते हैं। जी। इस कारण से हमारा ध्यान उन थीम से कम जाता है जो आगे चलेगी। जी। मैन्युफैक्चरिंग थीम हिंदुस्तान, हमारे देश को अगर आगे और ज़्यादा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है, हमारे देश में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके हमको डिपेंडेंसी कम करनी है चाइना से या फिर यूएस से या दूसरे देशों से, तो हमको कैपेबिलिटी बिल्ड करनी होगी। जी। हमारे पास पहले क्या था, रिफॉर्म्स या सपोर्ट उतना ज़्यादा शायद नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। जी। फोकस उस समय कुछ और था। जी। हमारी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बोला करते थे, जी। हमको भी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। अब वो बदल रहा है। बदल रहा और अगर आप मुझे बोले, मुझसे पूछेंगे, तो मुझे लगता है हर्ष की चार मुझे थीम बहुत स्ट्रांग लगती है। है। जी। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम ठीक है सर। अगले दशक के लिए बहुत बेहतर है। जी। दूसरी थीम मुझे लगता है कैपिटल मार्केट है, आने जी। वाले समय में बहुत बेहतर है। जी। तीसरी थीम मुझे लगता है कि जो डिजिटल है, जी। डिजिटल मतलब मैं सिर्फ आपको आप प्लेटफॉर्म या न्यू एज कंपनी नहीं बोल रहा हूँ, जी। आपके सॉफ्टवेयर कंपनी भी इसमें गिन लीजिए। ओके। तो बेसिकली आईटी सर्विस को मैं थोड़ा अलग करके अगर देखूंगा, जी। तो मुझे लगता है कि जैसे यूएस में नैस्डैक में हमने 10 सालों में देखा, जी। वैसा ही शायद हमको यहाँ देखने में मिलेगा इंडिया में डिजिटल कंपनीज में। जी। अभी भी नेसेंट है, जी। बट लगता है 10 हम दिन की शुरुआत और रात डिजिटल से ही करते हैं। जी। तो वो एक थीम है। चौथी थीम मुझे लगता है हर्ष जो बहुत अच्छा करी वो है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। डिस्क्रिप्शन हमारे कंजम्पशन। देश में 2005 से 17 तक एफएमसीजी कंपनी ने बहुत बेहतर किया। जी।
उस समय हमारे पर कैपिटा कुछ 300 500 600 डॉलर होता था। जी ज़रूरत की चीज़ों में हम खर्च करते थे। जी अब जैसे हमारा पर कैपिटा 2800 डॉलर हो गया, जी 2031 में माना जाता है कि नंबर जो है 5300 400 डॉलर तक जा सकता है। जी जब वो ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा आपके हाथों में, और कुछ चीज़ें जो आपने अपने पास में आप नहीं कर पाए हैं, जी तो आप खर्चा करोगे अपने घर वालों के साथ घूमने के लिए, अच्छे होटल में जाके ठहरने के लिए, अच्छी गाड़ी नहीं है तो कार लेंगे, बाइक नहीं तो बाइक लेंगे। बाइक आप उस पैसे को खर्च करेंगे। जी तो डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग है, हम्म, जिसमें ऑटो भी आ जाता है, जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स थीम्स आ जी जाते हैं, सेक्टर आ जाते हैं, ये बहुत अच्छा करेगा। तो कंजम्पशन, डिजिटल, मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल मार्केट, ये चार सबसे तेज मुझे लगता है अगले दशक के लिए। जी और आप पूछे कि चार से कौन सी स्ट्रॉन्ग और बेहतर थीम लगती है जिसमें इंडेक्स से शायद बेहतर अनुमान को कर सकते हैं ग्रोथ आएगी, तो ये चार मुझे लगती है। बिल्कुल सर, बदल के निवेशक तो एक दो मांगते हैं, आपने तो चार दे दिया, उनको बता दिया सर। यहाँ पे बोनस मिल गया उनको।